रामपुर नाम के एक छोटे शांत गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ये सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं थी, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर थी जो सांस रोके हुए थी, भूले बिसरे कहानियों और अनकहे आंसुओं के बोझ से दबी हुई। लोकल लोग इसे हवेली ऑफ विस्पर्स कहते थे। इसकी खिड़कियां खोखली आंखों जैसी थीं, दुनिया को घूर रही थीं पर कुछ देख नहीं पा रही थी। इसकी दीवारों से पेंट ऐसे उतारा हुआ था जैसे धूप से जली हुई स्किन, और जंगली बेलें इसके किनारों पर छड़ी हुई थीं, मानो इसे वापस जमीन में खींचने की कोशिश कर रही हो। ये ऐसी जगह थी जहां से लोग जल्दी से गुजर जाते थे, कभी सीधे नहीं देखते थे, खासकर सूरज ढलने के बाद। उनका मानना था कि ये किसी ऐसी चीज का घर है जो इस दुनिया की नहीं है। एक इतना गहरा दुख जिसने पत्थरों और मिट्टी को भी दागदार कर दिया था। इसके आसपास की शांति सुकून देने वाली नहीं थी। ये एक भारी, चौकस शांति थी जिससे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती थी। अर्जुन शहर का एक यंग जर्नलिस्ट था जिसमें बहुत एम्बिशन था और ऐसी कहानियों की प्यास थी जिनके पीछे भागने से दूसरे डरते थे। उसका मानना था कि हर लेजेंड, हर घोस्ट स्टोरी में सच्चाई का एक दाना छिपा होता है, एक ह्यूमन स्टोरी जो बताई जाने का इंतजार कर रही होती है। जब उसने हवेली ऑफ विस्पर्स के बारे में सुना तो उसकी क्यूरियोसिटी तुरंत जाग उठी। उसने इसे डर की जगह नहीं बल्कि एक पहेली के रूप में देखा, एक मिस्ट्री जो उसके करियर को डिफाइन कर सकती थी। उसका दोस्त राजा एक कॉशियस पर लॉयल फोटोग्राफर था। वो उतना एंथुसियास्टिक नहीं था। राजा को गांव वालों की कहानियों पर विश्वास था और उसे लगता था कि कुछ दरवाजे खुले न रहें तो ही अच्छा है। उसने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, उसे बताया कि जिंदगी किसी भी हेडलाइन या सनसनीखेज कहानी से ज्यादा कीमती है जो उस शापित जगह से आ सकती है। राजा की मिन्नतों के बावजूद अर्जुन अड़ा रहा। सोचो तो सही, राजा। उसने एक शाम बहस की, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रहा था। अगर हम ये अनकवर कर सकें कि वहां सच में क्या हुआ था तो हम सिर्फ एक स्टोरी नहीं बता रहे होंगे, हम किसी परेशान आत्मा को शांति दे रहे होंगे या किसी ऐसे क्राइम को एक्सपोज कर रहे होंगे जो दशकों से छिपा हुआ था। जर्नलिज्म इसीलिए है, बेजुबानों को आवाज देने के लिए, भले ही वे अब जीवित न हो। उसका पैशन ऐसा था कि राजा ने भारी मन से उसके साथ जाने के लिए अग्री कर लिया। उन्होंने अपनी विजिट एक बिना चांद वाली रात के लिए प्लान की। उम्मीद थी कि अंधेरा उनका साथी होगा, इस बात से बेखबर कि हवेली के अंदर का अंधेरा रात के आसमान के अंधेरे से कहीं ज्यादा पावरफुल था। उन्होंने अपने बैग में वो सब कुछ पैक कर लिया जो उन्हें लगता था कि उन्हें चाहिए होगा। पावरफुल टॉर्च, एक्स्ट्रा बैटरी, एक फर्स्ट एड किट और हाँ, उनका कैमरा और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। जैसे ही वे रामपुर की ओर ड्राइव कर रहे थे, हवा ठंडी होती गई और शहर की खुशहाल आवाजें एक अजीब सी शांति में फीकी पड़ गईं। गांव अपनी सांस रोके हुए लग रहा था। जैसे ही वे उसकी सुनसान गलियों से गुजरे, सड़क के अंत में हवेली उनके सामने खड़ी थी, तारों भरे आसमान के खिलाफ एक डार्क सिलुएट। पास से देखने पर यह और भी इम्पोजिंग और दुखद लग रही थी। एक गहरी सांस लेकर अर्जुन ने भारी चरमराते गेट को खोला। आवाज रात की गहरी शांति में एक कराहट की तरह गूंज रही थी। उनकी फाइनल क्वेस्ट शुरू हो चुकी थी। हवेली के अंदर की हवा घनी और बासी थी, जिसमें सड़ी हुई चीजों, नम मिट्टी और कुछ और हल्की फूलों जैसी गंध थी, जैसे बहुत पहले मर चुके फूल। धूल के कण उनकी टॉर्च की बीम में छोटे स्प्राइट की तरह नाच रहे थे, जो एक भव्य लेकिन बर्बाद हॉल को दिखा रहे थे। एक शानदार सीढ़ी जिसकी लकड़ी की रेलिंग मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी, ऊपर की मंजिल के भारी अंधेरे में ऊपर की ओर मुड़ रही थी। फर्नीचर सफेद कपड़ों से ढका हुआ पड़ा था, जो समय में जमे हुए भूतिया आकृतियों जैसा लग रहा था। यहाँ की खामोशी बाहर की खामोशी से अलग थी। ये एक जीवित, सांस लेती हुई चीज थी जो हर तरफ से उन पर दबाव डाल रही थी। उनके हर कदम,
और हर फुसफुसाए हुए शब्द को सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे 100 साल पहले की किसी फोटो में कदम रख चुके हों। अर्जुन हमेशा की तरह प्रोफेशनल फिल्मांकन शुरू कर दिया। उसकी आवाज धीमी थी जब वह सीन का वर्णन कर रहा था। राजा को इस बीच बेचैनी बढ़ती महसूस हो रही थी। उसकी त्वचा में झुनझुनी हो रही थी और उसके हाथों के बाल खड़े हो गए थे। वह बार बार अपने कंधे पर देखता रहा। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उन्हें कमरों के कोनों से चिपके हुए परछाइयों से अनदेखी आंखें देख रही हों। उसने अर्जुन से जल्दी करने की विनती की। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। जैसे ही अर्जुन हॉल में और अंदर बढ़ा, अचानक एक जोरदार हवा का झोंका हवेली से गुजरा। एक बहरे आवाज के साथ जो बंदूक की गोली की तरह गूंज रही थी। सामने का भारी दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया, जिससे वे लगभग पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए, सिवाय उनकी टॉर्च की संकरी किरणों के। राजा को घबराहट हुई। वह दरवाजे की ओर भागा, भारी लकड़ी को खींचता और धकेलता रहा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पत्थर से सील कर दिया गया हो। अर्जुन, ये लॉक है, हम फंस गए, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। अर्जुन शांत रहने की कोशिश कर रहा था, अपनी टॉर्च को लॉक पर चमका रहा था, लेकिन कोई दिखाई देने वाला मैकेनिज्म नहीं था। ये बस अपने आप सील हो गया था। ठीक उसी पल सीढ़ियों के ऊपर से एक धीमी आवाज आई, एक औरत के रोने की हल्की, दिल दहला देने वाली आवाज। वे जम गए। उनकी टॉर्च की किरणें तुरंत आवाज के स्रोत की ओर ऊपर की ओर मुड़ गईं। उनके दिल पिंजरे में फंसे पक्षियों की तरह धड़क रहे थे। वहां भव्य सीढ़ी की लैंडिंग पर खड़ी एक यंग औरत की आकृति थी। उसने एक साधारण भूतिया सफेद साड़ी पहनी हुई थी, जो उसके चारों ओर तैरती हुई लग रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे, उसकी विशेषताओं को छिपा रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, उनका खून जम गया। उसका चेहरा फीका और एक पुरानी उदासी से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें उन्हें डरा रही थीं। वे हल्की लाल रोशनी से चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में जलते हुए कोयले। वह हिली या बोली नहीं, वह बस वहीं खड़ी थी, उन्हें नीचे घूर रही थी, एक ऐसी तीव्रता के साथ जो उनकी आत्माओं को भेद रही थी। उसकी नजर में गहरी उदासी और सुलगता हुआ गुस्सा दोनों थे। अपने शुरुआती शौक से उबरकर अर्जुन को पता था कि वे बस वहीं खड़े नहीं रह सकते, डर से लकवाग्रस्त होकर। उसका मानना था कि ये स्पिरिट कुछ चाहती थी, कि उसका दिखना बिना किसी मकसद के नहीं था। हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है, उसने राजा से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स हावी हो गई। इस घर में कहीं न कहीं क्लूज जरूर होंगे। एक अजीब इंट्यूशन, एक अजीब खिंचाव से गाइड होकर अर्जुन को लगा कि उन्हें ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाना चाहिए। उसने अपनी टॉर्च सीढ़ी के नीचे छिपे एक संकरे साधारण दरवाजे की ओर बढ़ाई। ये हवेली के तहखाने में जाता था। बड़ी हिचकिचाहट के साथ राजा उसके पीछे चला। सीढ़ियों पर खड़ी औरत की चमकती लाल आंखें उनकी पीठ में जलती हुई लग रही थीं, जैसे ही वे बेसमेंट के ठंडे नम अंधेरे में उतरे। तहखाना ऊपर के हॉल से भी ज्यादा डरावना था। हवा गीले पत्थर और सड़ी हुई चीजों की गंध से भरी हुई थी। छत से पानी टपक रहा था, जिससे एक लगातार लयबद्ध टपकने की आवाज आ रही थी, जो एक धीमी भयावह ड्रम बीट जैसी लग रही थी। उनकी टॉर्च की किरणें घने अंधेरे को चीर रही थी, जिसमें पुराने बैरल, टूटे हुए फर्नीचर और धूल और मकड़ी के जालों की मोटी परत से ढके हुए बक्से दिखाई दे रहे थे। जैसे ही अर्जुन ने अपनी लाइट को दूर की दीवार पर घुमाया, तो उसे कुछ छोटा और चमड़े की बाउंड्री वाला दिखा, जो सड़ी हुई बोरियों के ढेर के पीछे छिपा हुआ था। उसने उसे सावधानी से बाहर निकाला। ये एक पुरानी डायरी थी, जिसका चमड़े का कवर फटा हुआ और उम्र के साथ फीका पड़ गया था। उसके पन्ने पीले और भंगुर थे। कुछ पन्ने ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें आग ने छाटा हो। कांपते हाथों से अर्जुन ने डायरी को सावधानी से खोला। स्याही फीकी पड़ चुकी थी,
लिखावट सुंदर लेकिन कहीं कहीं बेचैन थी। जैसे ही उन्होंने अपनी टॉर्च की धीमी रोशनी में पढ़ा, हवेली की दुखद कहानी सामने आने लगी। डायरी राधिका नाम की एक यंग औरत की थी। उसने हवेली और बगीचों के लिए अपने प्यार के बारे में लिखा था, लेकिन उस क्रूरता के बारे में भी लिखा था जिसका उसे सामना करना पड़ा था। आखिरी एंट्रीज भयानक थीं। उसने लिखा था कि कैसे लालची रिश्तेदारों ने उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उस पर एक भयानक क्राइम का झूठा आरोप लगाया था। आखिरी एंट्री एक भयानक अधूरी लाइन थी जिसमें बताया गया था कि कैसे उन्हें उसे इसी तहखाने में घसीट कर लाया गया था। पन्ना जला हुआ और दागदार था, जो कहानी के अनकहे अंत को बता रहा था। उसे ठीक वहीं जिंदा जला दिया गया था जहां वे खड़े थे। अचानक तहखाने का तापमान तेजी से गिर गया। उनकी सांसें हवा में धुंध बन गईं और टॉर्च की रोशनी बेतरतीब ढंग से टिमटिमाने लगी। एक ठंडी अलौकिक फुसफुसाहट अंधेरे में रेंगती हुई आई, जो हर जगह से आती हुई लग रही थी। तुम मेरे शब्द पा चुके हो, आवाज दर्द और गुस्से से भरी हुई फुसफुसाई। राधिका की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई, अब सीढ़ियों पर नहीं बल्कि तहखाने में तैरती हुई। उसका रूप पारदर्शी और चमकता हुआ। उसकी लाल आंखें एक अपवित्र रोशनी से जल रही थीं। तुम्हें अब सच पता है जर्नलिस्ट, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक ठंडी गूंज थी। मेरी कहानी दुनिया को बताओ, लेकिन अगर तुमने एक भी झूठ बोलने की हिम्मत की, अगर तुमने मेरी सच्चाई का एक भी शब्द बदला, तो अगली पूर्णिमा तुम्हारी आखिरी होगी। धमकी हवा में लटकी हुई थी, ठंडी और पूरी तरह से। जितनी अचानक वह प्रकट हुई थी, उतनी ही अचानक वह आत्मा गायब हो गई और हवेली का भारी सामने वाला दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। अर्जुन और राजा को दूसरे इनविटेशन की जरूरत नहीं थी। वे तहखाने से बाहर निकले और हवेली से भाग निकले। तब तक नहीं रुके जब तक वे अपनी कार में सुरक्षित नहीं थे। रामपुर से तेजी से दूर जा रहे थे। डायरी अर्जुन के हाथ में कसकर पकड़ी हुई थी, एक बुरे सपने का एक ठोस टुकड़ा। शहर वापस जाने की ड्राइव शांत थी। दोनों आदमी अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे। आत्मा का डरावना वादा उनके दिमाग में गूंज रहा था। राजा के लिए यह दूर रहने की चेतावनी थी। अर्जुन के लिए यह एक गंभीर कर्तव्य था जिसे अब उसे पूरा करना था। एक भूत से किया गया वादा। अपने वादे के अनुसार अर्जुन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। उसने कहानी को सनसनीखेज नहीं बनाया और न ही कोई नाटकीयता जोड़ी। उसने बस उन्हीं तथ्यों को प्रस्तुत किया जो उसे राधिका की डायरी में मिले थे। वह नेशनल टेलीविजन पर गया। उसका चेहरा गंभीर था और उसने दुनिया को राधिका नाम की उस मासूम यंग औरत के बारे में बताया जिसे उसके अपने परिवार ने उसकी प्रॉपर्टी के लिए मार डाला था। उसने उसकी डायरी से अंश पढ़े। उसकी आवाज स्थिर थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके दर्द और पीड़ा का हर शब्द सुना गया। कहानी ने सनसनी फैला दी। पुरानी हवेली का अंधेरा इतिहास आखिरकार सामने आया और राधिका का नाम साफ हो गया। अर्जुन को लगा कि उसने सही काम किया है। उसने बेजुबानों को आवाज दी थी और न्याय दिलाया था। भले ही दशकों बाद दिन बीतते गए और प्रेतवाधित हवेली की कहानी एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। पूर्णिमा, जो कभी एक सुंदर खगोलीय घटना थी, अब कैलेंडर पर एक डेडलाइन की तरह मंडरा रही थी। राजा ने अर्जुन से छिपने के लिए, शहर छोड़ने के लिए कहा, जब तक कि वह फेटफुल रात बीत न जाए। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। उसे विश्वास था कि उसने अपने समझौते का हिस्सा पूरा कर दिया है। उसने सच कहा था, पूरा सच, और सच के अलावा कुछ नहीं। उसे लगा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्णिमा की रात उसने एक आखिरी बार हवेली वापस जाने का फैसला किया। अपने कैमरे के साथ एक कंक्लूडिंग सेगमेंट फिल्माने के लिए, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि सच्चाई ने आत्मा को आजाद कर दिया था। वह अकेला गया। वही आखिरी बार था जब किसी ने अर्जुन को देखा। जब वह नहीं लौटा
तो हवेली में एक सर्च पार्टी भेजी गई। उन्हें वह जगह शांत और खाली मिली, जैसी वह हमेशा से थी। संघर्ष का कोई निशान नहीं था, उसके ठिकाने का कोई सुराग नहीं था। उन्हें बस उसका कैमरा मिला, जो ग्रैंड हॉल के धूल भरे फर्श पर पड़ा था। जब उन्होंने फुटेज प्लेबैक किया तो आखिरी रिकॉर्डिंग सिर्फ कुछ सेकंड की एक अंधेरी खाली कमरे की थी। फिर रिकॉर्डिंग कटने से ठीक पहले एक ठंडी अलौकिक फुसफुसाहट खामोशी में भर गई। एक आवाज जो अर्जुन की नहीं थी। उसने कहा, मेरी जगह अब अर्जुन ने ले ली है, कोई और यहाँ न्याय न खोजे। हवेली ने एक और आत्मा को अपना बना लिया था, एक गार्डियन को दूसरे के लिए बदल दिया था, अपने रहस्यों को हमेशा के लिए शाश्वत खामोशी में सील कर दिया था।